हे एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रिंग फंक्शंस की। तो इस वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद HTML एंटिटीज। ये फंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप फॉर्म टैग्स जब यूज़ करते हैं, यानी यूज़र को एक ऑप्शन देते हैं कुछ डेटा एंटर करने का, तब ये इस टाइप के फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन का काम है कि अगर यूजर ने कुछ HTML कंटेंट जनरेट करके सेंड किया आपको सेव करने के लिए, ऑप्शन आपने प्रोवाइड किया था, तो उस कंटेंट को एक सेफ फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर करना। अब ये जरूरी क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप यूजर के द्वारा जनरेट करे गए किसी भी HTML कंटेंट को सीधा सीधा सेव कर लेंगे एंड उसको डायरेक्टली वैसा का वैसा ही दोबारा यूजर के सामने आउटपुट करा देंगे, तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साइट्स में XSS नाम की एक वल्नरेबिलिटी होती है। XSS, तो इसका मतलब क्या होता है? ये अटैक एक तरीका अटैक होता है वेबसाइट्स पर। तो एक जो भी आपका हैकर या फिर मैलिशियस यूजर होगा, वो क्या करता है कि कुछ ऐसा HTML कोड जनरेट करता है कि अगर उसको आप किसी भी वेबसाइट के पेज में दिखाएं तो वो कुछ इरेगुलरिटी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे ये टैग है सिंपल, अगर किसी यूजर ने अपने टेक्स्ट एरिया के इनपुट में ये चीज डाल दी, आप अज्यूम करिए कि ये पूरा का पूरा एज इट इज आपने सेव किया एंड देन फिर से उस पेज में प्रिंट भी कर दिया। अब वो प्रिंट करने का जो तरीका है वो हो सकता है कि मान लीजिए यूजर ने किसी कमेंट में लिखा हो, तो कमेंट में अगर आप डायरेक्टली ये का ये लिख देंगे उसका HTML सेव करके एंड फिर से ही प्रिंट कर देंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रीजन बीइंग कि यार ये स्क्रिप्ट, ये जितना ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ये कोड आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये अलर्ट क्रिएट करेगा, एक पॉपअप क्रिएट करेगा जिसमें लिखा आएगा हैक्ड। तो आप नहीं चाहते कि भाई आपके बाकी यूजर्स को भी ये चीज दिखे, बाकी क्या किसी भी यूजर को ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। तो ये सब वल्नरेबिलिटी से बचाने के लिए हम HTML कंटेंट को स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं डेटाबेस में सेव करने के लिए। डेटाबेस में सेव करना हो चाहे फाइल में सेव करना हो, हम उसको हमेशा स्पेशली ट्रीट करते हैं सो दैट रॉ अगर हम सेव करें तो वो उस इरेगुलरिटी से बच जाए। तो हम रॉ को पहले कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्मेट में, उसमें चेक करते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा सिंबल्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि HTML का पार्ट हो सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कुछ भी ब्ला ब्ला HTML के टैग्स हम अपने पेज पर यूजर के इनपुट की वजह से प्रिंट कराएं। तो इसके लिए ये कुछ दो तीन फंक्शंस है, तो हम इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब HTML एंटिटीज का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी यूजर ने एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, मैं इनपुट स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल सेव कर रहा हूं। मान लीजिए अब किसी यूजर ने एक लिंक शेयर किया, लिंक का HTML कंटेंट बना ये, विजिट हेयर, एंड ये है आपका इनपुट का पूरा HTML टेक्स्ट। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो इसका जो सबसे पहला इनपुट है, यानी सबसे पहला पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जो होगा वो स्ट्रिंग होती है जिसको आपको कन्वर्ट करना है। और उसके बाद इसके अंदर एक और इनपुट का भी आप दे सकते हैं जो होते हैं इसके फ्लैग्स। तो फ्लैग्स ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं कि कौन कौन सी जो स्ट्रिंग के अंदर जो कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट करा जाना चाहिए। तो अगर आप उनको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर चेंजेस करना चाहते हैं उस फ्लैग में, तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट अभी फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं और अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। मैंने एको किया है क्योंकि स्ट्रिंग इससे रिटर्न होगा, स्ट्रिंग ही इसमें इनपुट जाएगा। मैं इसको रिलोड करता हूं तो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं कि ये HTML का कोड है, लेकिन ये HTML नहीं दिख रहा है। मतलब जो आइडियल केस होना चाहिए था, हम अगर यूजुअली जब हम HTML लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं, राइट? पर जब हम इसको रिलोड करते हैं तो ये लिंक बना हुआ आना चाहिए था, बट अभी ये लिंक नहीं बना हुआ है। अब इसका रीजन क्या है? आपका इसका रीजन समझ जाएंगे जब आप इसका कोड देखेंगे। तो अब मैं इसको रिलोड करता हूं तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो लाइन है जो कि मैंने यहाँ पर PHP के बाहर मैंने इनपुट की थी या सेव की थी, वो आपको एज इट इज दिख रही है, राइट? बट जो लाइन नंबर 2 है उसमें जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये जो आपके एरोस थे ये सारे के सारे LT फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए, यानी ये HTML एंटिटीज बन गए हैं। जो हमने HTML की एंटिटी टेबल पढ़ी थी,
आपको याद होगा जिसमें हमने एम्परसेंड वगैरह की बात करी थी, तो उसी टेबल के हिसाब से ये सारे जो एरोज थे ये सारे सिंबल्स कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये सारे सिंबल्स कन्वर्ट होने के बाद ये एज इट इज जब HTML में रेंडर होता है तो ऐसा दिखता है। तो इस वजह से आपको इस ये लिंक ना दिखने की बजाय आपको पूरा का पूरा HTML का कोड दिख रहा है। तो हमने एक अटैक से तो बचा लिया कि यूजर अपने ऐसे क्लिक्स ना बना पाए या अपना HTML ही खुद ना बना पाए, इसलिए हम उसको एज इट इज ऐसा कैसा दिखाते हैं। तो ये हुआ आपका HTML एंटिटीज फंक्शन। अब सेम इसी चीज को रिवर्स भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने डेटाबेस में सेव किया तो हो सकता है हम रिट्रीव भी करें, क्योंकि इसका एक सिर्फ ये यूज नहीं है, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या फंक्शन रिक्वायरमेंट है। तो सेम इसी चीज को रिवर्स करने का जो फंक्शन है वो है HTML एंटिटी डिकोड। तो हम इसी स्ट्रिंग पर ये अप्लाई करेंगे। मैंने इसको सेव कर दिया एंड अब मैं यूज करूंगा फंक्शन हमारा HTML अंडरस्कोर एंटिटी अंडरस्कोर डिकोड। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर आपको सीधा जो स्ट्रिंग आपको चेंज करनी है वो आप डालेंगे एंड फिर मैं इसको रीलोड करता हूं। अब मैं रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं कि सेम वही का वही बना हुआ आ गया। हालांकि यहां हमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर दिख रहा था, ये एंड GT यहां नहीं आना चाहिए था, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया। प्रीवियस इनपुट में भी पता नहीं क्यों आया था। मैं इसको रीलोड करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था वो आ गया है। अब मैं जब इसको यहाँ पर रीलोड करूंगा, अब देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में लिंक बन रहा है। तो ये HTML का जो नोड था ये बन गया है एंड यहाँ पर ये लिंक एक्चुअली काम कर रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो google.com पर जाएंगे। मैं वापस आ जाता हूँ, हमें अभी गूगल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये है आपका HTML एंटिटी डिकोड फंक्शन। ऐसा ही एक और फंक्शन है जिसका नाम है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स सारे ही जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको कन्वर्ट करता है। अब सारे का मतलब है कि इस फंक्शन में पहले से हमने डिफाइन कर रखे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर कन्वर्ट होंगे। तो आपका एंड कैरेक्टर चेंज होगा, डबल कोटेशन चेंज होगा, सिंगल कोटेशन भी चेंज होगा, लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन चेंज होंगे। ये 5 सिंबल चेंज होते हैं। तो हम उसकी बात भी करते हैं। तब तक मैं ये लाइंस कमेंट कर देता हूं। तो आपका फंक्शन का जो नाम है वो है HTML स्पेशल कैर्स। मैं यहाँ पर एको दूंगा और HTML स्पेशल कैर्स, इसमें अंडरस्कोर नहीं है, पूरा एज इट इज एक ही नाम है। एंड इसमें मैं फिर से इनपुट अपना दूंगा एंड देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। मैंने अब किया रीलोड। अब आप देखिए कि क्या हमारे पास आउटपुट आया है। मुझे लगता है हमारे इनपुट में कुछ गड़बड़ है, तभी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं GT एक्स्ट्रा आ जाता है हर बार। मैंने स्पेस यहाँ पर दिया तो GT हट गया है। ऐसा इसका काम नहीं होना चाहिए था, बट एंडिंग कैरेक्टर की वजह से हो सकता है कि कुछ इश्यू हो इसमें। मैं दोबारा चेक करके आपको बताऊंगा ये फंक्शन में क्या इश्यू है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये यूज किया HTML स्पेशल कैर्स, इसका इनपुट। तो अब आप देखिए कि क्या क्या चेंज हुआ है। मेरा जो एंकर था उसमें तो वही चेंजेस आए, जो एरोज वगैरह थे वो सारे चेंज हो गए। इसमें थोड़ा सा चेंज हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिंगल टैग लगा रहा हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एंड बीच में मैं यूज करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब हम इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोटेशन का HTML एंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट है इसने डबल इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर दिया है। एंड आपके जो LT यानी लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल थे वो तो चेंज हो ही गए हैं। तो इस बात देखा कि ये जो फंक्शन है ज्यादा पावरफुल है HTML एंटिटीज वाले फंक्शन से। इसमें सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपके स्टाइल्स हैं, यानी इसमें जो मल्टीपल आपके आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट 2 में आप ये एक फ्लैग और डाल सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं ENT अंडरस्कोर कोट्स। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो हमने पहले सिंगल कोटेशन लगाए थे वो भी एंड डबल कोटेशन मार्क्स, ये दोनों ही इनके कन्वर्ट हो जाएंगे किसी भी स्ट्रिंग में आप जो इसमें इनपुट देंगे। तो ये एक चेंज है।
यहां पर आप फ्लैग इसको यूज करते हैं ENT_quotes। जो डिफॉल्ट होता है वो आपका होता है ENT_compat। उस केस में क्या होता है कि आपका जो डबल कोट्स है सिर्फ वही कन्वर्ट होते हैं, सिंगल कोटेशन बच जाते हैं। एक आपका एक और फ्लैग है जिसका नाम है ENT_no quotes। तो आपके कोटेशन मार्क्स चेंज नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, सिर्फ एंड कैरेक्टर आपका चेंज होगा। अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूं हेयर एंड हेयर, अब आप देखिए मैं इसमें रिलोड करता हूं तो आपका जो एंड था वो भी एंड AMP बन गया, एम्परसेंड बन गया। तो ये इस फंक्शन का स्पेशल फीचर है। अब सेम इसका रिवर्स जो काम करेगा वो होगा HTML स्पेशल कैर्स अंडरस्कोर decode। तो हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं, echo HTML स्पेशल कैर्स decode। यहाँ पर अंडरस्कोर decode आएगा, अंडरस्कोर decode। जब आप इसमें इनपुट डालेंगे तो इनपुट आप क्या डालेंगे, ये वाली स्ट्रिंग। अब हम ट्राई करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से पूरा का पूरा आ गया है। जो ये GT वाला केस है ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये लास्ट कैरेक्टर में इशू क्यों आ रहा है, हमारे इनपुट वाली लाइन में कुछ इश्यू है या फिर इस फंक्शन में कुछ इश्यू है, ये मैं आपको चेक करके फिर से बताऊंगा। सो हम इस फंक्शन को फिर से डिस्कस करेंगे। हो सकता है एनकोडिंग का इश्यू हो, हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि हम एनकोडिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, तो कैरेक्टर एनकोडिंग से भी फर्क पड़ता है। अगर UTF-8 है वो डिफॉल्ट होती है, अगर मेरे सिस्टम की कुछ और सेट करी होगी तो उस वजह से भी ये एरर हो सकता है। तो ऐसे जो एरर्स हैं इन सबको आपको खुद अपने सिस्टम और अपने सर्वर के हिसाब से आपको खुद ही टैकल करना पड़ेगा एंड आपको खुद ही इश्यूज चेक करके एंड उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का लर्निंग पार्ट है कि कब क्या इश्यू आ जाए, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो हमने HTML से रिलेटेड 4 फंक्शन सीखे। एक फंक्शन और है जो कि काफी सिग्निफिकेंस रखता है, वो है NL2BR। मैं आपको बताता हूँ NL2BR का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये सारा का सारा कमेंट कर देता हूँ या फिर हम नई फाइल बना लेते हैं। सबसे एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं हम, echo hello/n world। अब आप आउटपुट देखिए, ये न्यू लाइन में आया है, लाइन नंबर 2 दिख रही है यहाँ पर, राइट। ये चीज मैं ये हटा दूं तो ये सिंगल लाइन में आया है सेम, बस यहाँ पर स्पेस 2 आ रहा है। मैं एक अगर स्पेस भी हटा दूं तो एकदम रेगुलर टेक्स्ट है, नथिंग एल्स। HTML में आप अगर देखेंगे HTML आउटपुट जो है वो सेम यही है। इसी में मैं /n लगा दूं, रीलोड करूं, HTML आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि HTML हमेशा कभी ये न्यू लाइंस कंसीडर नहीं करता जब तक ये ब्रेक टैग ना हो। तो जो /n है, बैकवर्ड स्लैश और n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन, इससे आपकी न्यू लाइन शुरू होती है। एक ऐसा एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम है /r, इसका मतलब होता है कैरियज रिटर्न कैरेक्टर। ये अब दिखने में और समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं आया। यहां पर मैं अगर /n हटा दूं तब आप देखेंगे कि सिर्फ एक स्पेस ही तो है और कोई डिफरेंस आया नहीं। लेकिन जो आपका /r है ये एक्चुअल में एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ये रिटर्न कैरियज कैरेक्टर है। एंड अब ये डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेट कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू लाइन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो डिफरेंट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एंड सेम यही चीज मैक OS में न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। अब वो कैसे है वो अब आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है, /r और /n ये दो कैरेक्टर्स मिलके या फिर अकेले अकेले न्यू लाइन को फॉर्म करते हैं इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। यूनिक्स में डिफरेंट है, यानी लिनक्स में डिफरेंट है, विंडोज में डिफरेंट है और मैक OS में डिफरेंट है। अब ये कैरेक्टर जो है ये बहुत बार आपको जब आप डेटाबेस से डील करेंगे तो ये कैरेक्टर आपको बहुत परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता भी नहीं होता यूजर ने इनपुट में कब एंटर डाल दिया एंड आपको
कंफ्यूजन हो जाएगी कि मेरा जो आउटपुट है वो क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर अपनी जगह लेता है, ये अपनी जगह बिल्कुल लेता है। अब इसको समझने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो वो हम नेक्स्ट फंक्शंस में करने वाले हैं बहुत जल्दी। बट अभी आपको जो फंक्शन सिखाना है वो है, उसका नाम है NL2BR। तो आपको अगर न्यू लाइंस आपके अगर टेक्स्ट में है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर ऐसे सेव कर दिया, अब आप रीलोड करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दो अलग अलग लाइन में इनपुट है। तो अगर आपको न्यू लाइन को चेंज करना है ब्रेक टैग में, तो आपके पास फंक्शन है, उसका नाम है NL2BR, यानी न्यू लाइन टू ब्रेक टैग। तो इसके लिए आप सिंपली एको करेंगे, एंड इसको मैं डाल रहा हूं एक वेरिएबल में, एंड यहां पर आप इनपुट में NL2BR को देंगे वेरिएबल a। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेक टैग आ गया। अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा, देख रहे हैं अपने आप न्यू लाइन में आ गए। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा था सेम वैसा ये प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैं अगर 2 लाइन लिख दूं या 2 न्यू लाइन और लगा दूं, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में आगे बढ़ गया। तो ये सारे के सारे न्यू लाइन जितने भी इसको दिखेंगे वो ब्रेक टैग दे देगा। यहाँ मैं अगर स्पेस लगा दूं, तो अब आप देखिए कि वो स्पेस सिर्फ यहाँ आया, बट HTML को उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यू लाइन टू BR जो फंक्शन है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो न्यू लाइन जहां दिखेगी उसको ब्रेक टैग में कन्वर्ट कर देगा, नथिंग एल्स, और कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये आपका NL2BR फंक्शन। एक फंक्शन की और बात करते हैं। ये चीज आपने नोटिस करी होगी जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो उसमें जब हमने कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करा था, तो जो आपका जो आउटपुट आ रहा था डेसिमल वाला, वो आ रहा था 14 प्लेसेस तक, राइट। अगर मैं एको करूं 4 डिवाइड बाय 3, अब आप देखिए आंसर क्या आता है 1.333, ये इतनी बार आ रहा है, राइट। तो अब इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है नंबर फॉर्मेट। एक नंबर, कोई भी इनपुट नंबर को आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑल्टर करने के लिए हमारे पास फंक्शन है नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट। तो उसको हम सीख लेते हैं, क्योंकि ये काफी काम का है, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि काम का क्यों है। हम हर जगह आउटपुट में ये सब तो नहीं दिखाने वाला है, 14 प्लेसेस तक डेसिमल नहीं दिखाते हम सिर्फ 2 तक ही दिखाते हैं। अब ये चीज करेंसीज में भी बहुत मैटर करती है अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या प्रेजेंट ही ई कॉमर्स बन चुका है अब। तो वेबसाइट्स में आपको फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। अब इसका रीजन क्या है कि आपका जैसे कुछ करेंसीज होती हैं जिनमें करेंसी का नाम पहले आता है एंड डिजिट्स बाद में आते हैं। कुछ करेंसीज होती हैं जिनमें नंबर्स पहले आते हैं, उसके बाद आप लास्ट में लिखते हैं करेंसी का नाम। तो ऐसे ही सेम ये चीज और एक और चेंज आता है कि कुछ करेंसीज में, जैसे हम रुपीज के लिए हम 1000 प्लेसेस का सेपरेटर यूज करते हैं कॉमा, एंड डेसिमल बनाने के लिए हम लिखते हैं .50, यानी अगर 50 पैसा आपको लिखना है तो .50 लिखते हैं। सेम यही चीज जब आप दूसरी करेंसीज को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर डॉट की जगह कॉमा यूज होता है डेसिमल को बताने के लिए। तो ये सब फॉर्मेटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जिस लोकेल यानी जहां जिस जियो लोकेशन की आपको वेबसाइट बनानी है, आपको उसकी करेंसी के हिसाब से वहां पे वेबसाइट में उसको चीजों को दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज इसलिए आपको पढ़नी जरूरी है। अब हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट फंक्शन की। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको सीधा सीधा बताता हूं कि कैसे काम करता है। देखिए नंबर फॉर्मेट के एक्चुअल में तो इसके हैं 4 आर्ग्यूमेंट, 4 आप इनपुट इसमें दे सकते हैं, लेकिन उसमें से 3 ऑप्शनल है और 1 ही रिक्वायर्ड है। तो जो रिक्वायर्ड है वो है कि भाई किस नंबर को चेंज करना है, वरना उसके बिना तो ये फंक्शन क्या ही चलेगा। दूसरा जो आपका इनपुट वेरिएबल है यानी आर्ग्यूमेंट जो है, तो सेकंड पैरामीटर में देते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको चाहिए। तो ये 2 अगर आप देंगे, फॉर एग्जांपल मैं एको करता हूं नंबर फॉर्मेट, एंड यहां पर मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूं 4/3 का आंसर। तो आपको पता है कि इसका आंसर ये सेव हुआ होगा 1 पॉइंट इतने सारे 3। मैं इसमें सबसे पहला जो इनपुट है वो है आपका नंबर, मैं F को दूंगा इनपुट में। सेकंड आर्ग्यूमेंट है मेरा डेसिमल, कि कितने डेसिमल प्लेसेस मुझे चाहिए। तो मैं इसको एको करता हूं, आंसर आप देखिए ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को दिखा रहा है। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, आपको जैसा काम करना था इसने कर दिया। तो ये एकदम सिंपल सा फंड है कि आपको कोई भी नंबर को आउटपुट करने से पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे डेसिमल प्लेसेस दिखाने सेंसिबल बात नहीं है। इसलिए मैं
2 या 3 डेसिमल प्लेसेस आप दिखाएं बहुत है। तीसरा जो इसका आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्या है कि मैंने जैसा अभी आपको बताया कि कुछ करेंसीज में हम जो डेसिमल प्लेसेस को दिखाने के लिए डॉट लगाते हैं, कुछ में हम कॉमा लगाते हैं, जैसे कि कैनेडियन डॉलर्स वहां पर कॉमा लगता है। तो मैं इसको न्यू लाइन में कॉपी कर रहा हूं एंड अब मैं इसमें बता रहा हूं कि भाई कॉमा नहीं, मुझे डॉट चाहिए, सॉरी डॉट नहीं, मुझे कॉमा चाहिए। तो यहां पर मैंने कॉमा लगा दिया। अब इस फंक्शन की खास बात यह है कि इसको 3 पैरामीटर आप नहीं दे सकते, या तो आप 2 दीजिए या इसको पूरे 4 दीजिए। ये है एकदम खास बात, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको ये चीज, अगर आपको डेसिमल पॉइंट आपको चेंज करना है तो आपको सेपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा। सेपरेटर का मतलब है कि 1000 वाला सेपरेटर। जैसे हम 1,00,000 लिखने के लिए 100 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 3 जीरो छोड़ते हैं, तो कॉमा लगाते हैं, राइट। उसी की जगह आपको अगर कुछ और कैरेक्टर देना है तो वो उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इस नंबर फॉर्मेट फंक्शन को। तो मैं यहाँ पर फोर्थ आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ हाइफन। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ एंड यहाँ पर मैं नंबर बढ़ा देता हूँ, लेट्स मेक इट 4 मिलियन। तो ये हो गया आपका 4 मिलियन। सेव किया मैंने, किया रीलोड। अब इसका आंसर आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर ब्रेक टैग दे देता हूँ। ये है इसका आंसर। अब आप जरा गौर करिए कि आंसर क्या और क्यों आया। जब मैंने फर्स्ट लाइन नंबर 9 का जो आउटपुट है उसमें देखिए कि कॉमा लगे हुए हैं, तो आपका 1 मिलियन और 333K, यानी अगर इसको आप इंडियन रुपीज के हिसाब से पढ़ें तो ये आपका हुआ 13,33,000। एंड यहाँ पर 33 पैसा आपको डेसिमल के बाद दिख रहा है, यानी ये आपका डॉट है। सेम यही चीज मैंने जब फॉर्मेट किया तो मैंने इसको यहाँ हाइफन दिखा दिया, कॉमा को हाइफन बना दिया एंड डॉट को कॉमा बना दिया। तो ये है इसका डिफरेंस। ये आपका पूरा का पूरा नंबर फॉर्मेट फंक्शन। अब हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग फंक्शंस की हम बात करने वाले हैं। अभी तक जो थे हम स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर और एरे के साथ भी थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे, क्योंकि जो बेसिकली जो इनपुट थे वो सारे के सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड थे। अब हम ऐसे फंक्शन की बात करेंगे जो बहुत ही प्रिसाइजली सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप्स के लिए ही या उनके साथ ही यूज हो सकते हैं। तो हम एक और नई फाइल बनाते हैं एंड फिर से शुरू करते हैं। ये है आपकी बार आपकी स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट 4, स्ट्रिंग फंक्शंस 4.php। मैं यहां पर भी रीनेम कर रहा हूं। तो सबसे सिंपल फंक्शन कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ कैसे चेक करें, तो मेरा ए रहेगा वेरिएबल जिसमें हम टेस्टिंग करने वाले हैं। मैं लिखूंगा हेलो हाउ आर यू। हेलो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ चेक करना, तो उस फंक्शन का नाम है strlen। str का मतलब है स्ट्रिंग, len मतलब लेंथ कि कितनी लेंथ है। मैं यहां पर दूंगा इनपुट में a। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या है। 12 काउंट कीजिए, 3 हाउ के हुए, एक स्पेस हुआ यानी 4, फिर 3 हुए, फिर एक स्पेस हुआ यानी 8, फिर 3 हुए और एक आपका क्वेश्चन मार्क हुआ, यानी पूरे के पूरे 12। ये चीज मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूं, रीलोड कर दूं, तो आपका आंसर आ गया 11। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ आ गया हो। स्ट्रिंग लेंथ सबसे सिंपल फंक्शन है, ये सिर्फ काउंट करते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं। अब हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी /n और /r की। अब मैं इसको एक /n भी दे रहा हूं। अब देखते हैं इसका साइज में कुछ वेरी होता है या नहीं होता। अब देख रहे हैं आप कि साइज जो है वो भाई 13 हो गया है। 12 तो हमें दिख रहे हैं, /n को इसने एक कैरेक्टर काउंट किया है। अब मैं इसमें r लगा देता हूं। अब हम रीलोड करते हैं, अभी भी 13 है। अब /r तो कहीं पे दिखा ही नहीं ना यार। हम जब इसको रीलोड करेंगे, या मैं इसी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करा लूं, आप देखिए कि इसमें कहां दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं तो मुझे कितने दिख रहे हैं, एग्जैक्टली 12 दिख रहे हैं। हाउ, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आर, फिर स्पेस, फिर यू और क्वेश्चन मार्क। /r तो मुझे दिखा ही नहीं, बट यहां पर फिर से /r लगा दूं तो अब क्या होता है, अब मुझे 14 दिख रहे हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहे। तो जो रिटर्न कैरेज कैरेक्टर है ये मुझे कभी भी, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, ये मुझे दिखेगा नहीं। तो इसका लेंथ हो गया 14। यही चीज मैं /n भी यहां लगा दूं तो अब आप देखें कि ये न्यू लाइन में आ गया, बट टोटल लेंथ हो गई है 15।
तो n तो काउंट हो रहा है और थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, लेकिन /r नहीं दिख रहा है। तो इसको टैकल करने के हम अभी थोड़ी सी देर में हम इसके बारे में भी फिर से पढ़ेंगे। अभी हम चेक करते हैं कि हमने, आपको याद होगा हमने एक फंक्शन यूज किया था काउंट कैर्स, जिससे हम पता कर सकते थे कि कितने, मतलब कौन कौन से हमारे डिफरेंट अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं किसी एक स्ट्रिंग में, राइट। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कितने हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज हुए हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं इस स्ट्रिंग को सिंपल बनाता हूं पहले तो। ये है हेलो हाउ आर यू, हेलो इसमें लिख ही देते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो टोटल जो लेंथ बनी है ये है 18, टोटल लेंथ है इसकी 18। हम वो फंक्शन यूज करते हैं फिर से काउंट कैर्स। तो मैं इसका जो आउटपुट आएगा काउंट कैर्स का उसको सेव कर लूंगा लेट्स से वी में काउंट अंडरस्कोर कैर्स। एंड आपको याद होगा इसमें 5 मोड थे, तो हम मोड नंबर 3 यूज करने वाले हैं। तो मैं पहले इसमें स्ट्रिंग इनपुट दूंगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में दूंगा 3। अब हम लेंथ काउंट करेंगे वी की। लेट्स सी, अब ये कह रहा है कि इसमें 11 अलग अलग अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। 11 कौन कौन से हैं, हम वी को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, इसको रीलोड करते हैं। ये है हमारे टोटल 11 कैरेक्टर्स जो कि यूज हो रहे हैं। स्पेस, क्वेश्चन मार्क, AEHLORUWY, ये एग्जैक्टली 11 कैरेक्टर्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई PHP कितनी आती है, एक स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज हुए हैं वो बता सकते हो क्या, तो आप बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल बता सकता हूँ। 2 लाइन का कोड है, आपने पहले काउंट किए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद आपने उसका लेंथ चेक कर लिया कि कितनी लंबी स्ट्रिंग आपकी आंसर में आई है। तो इसकी लेंथ मैंने चेक करी, ये निकली 11। तो अगर आप इसमें से चाहें तो आप ये वाले कैरेक्टर्स माइनस भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे अभी कि किसी स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स हटाने हो तो उसके लिए क्या करना होता है। तो ये आपका strlen फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से डिफिकल्ट फंक्शंस के साथ। डिफिकल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है अगर आपको समझ आए तो। हम बस इसमें एक एक करके करते जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपका str रिप्लेस, जिसकी जस्ट अभी हमने बात करी कि किसी एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ अगर आपको रिप्लेस करना हो या फिर कुछ चीजें डिलीट करनी हो। अब मान लीजिए इस वाली स्ट्रिंग में से मुझे क्वेश्चन मार्क हटाना है। क्वेश्चन मार्क हटाना है तो इसका मतलब मुझे किससे रिप्लेस करना होगा, एक ब्लैंक कैरेक्टर से। तो इसका एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। मैं एको करता हूं str_replace string underscore replace, मैंने ब्रैकेट लगाए। अब इसमें जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो है कि आपको क्या चीज चेंज करनी है। तो भाई इस वाले केस में मुझे हटाना है क्वेश्चन मार्क हटाना है, या फिर हम इस वाली स्ट्रिंग को लेते हैं जो हमारा वेरिएबल ए है। हम इसमें से लेट्स से हम स्पेस हटा देते हैं। स्पेस हटाते हैं तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या स्ट्रिंग हटानी है। तो मैं इसमें स्पेस हटा रहा हूँ एंड मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको हाइफन से रिप्लेस कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ आएगा कॉमा। तो हमारे 2 वेरिएबल हो गए, यानी 2 आर्ग्यूमेंट हमने इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तीसरा हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस चीज को हमें चेंज करना है, यानी किस स्ट्रिंग में ढूंढना है ये सब और रिप्लेस करना है। तो मैं इसमें ए में रिप्लेस करना चाहूंगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का आउटपुट आया। तो स्पेस जितने भी थे वो बन गए आपके हाइफन्स। अब की बार हम एक्चुअल में वही करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं एक ब्लैंक कैरेक्टर से। तो मैं इसको करता हूं डुप्लीकेट, इसको करता हूं कमेंट, इसको भी करता हूं कमेंट एंड इस लाइन को ले आता हूं सबसे नीचे। अब मुझे रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को, किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक से। मैंने इसको ब्लैंक स्ट्रिंग दी है, इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको करता हूं रीलोड। अब आप देख रहे हैं, सॉरी ये हुआ एको, मुझे इसको फिर से सेव करना पड़ेगा इसके अंदर वी के अंदर, एंड यहां पर मुझे इनपुट भी वी देना पड़ेगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूं। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क इसमें से हट गया।
यही चीज मुझे अगर इसमें से स्पेस भी हटाना होता, ये स्पेस, उस स्पेस को हटाने के लिए मुझे फिर से यूज करना पड़ता। मैं यहाँ पर स्पेस लिखता एंड देन रीलोड करता। अब मेरा स्पेस भी हट गया यार। लेकिन अगर ऐसे एक एक कैरेक्टर हटाने पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। या तो मैं, अब मान लीजिए मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग में से, जो ओरिजिनल थी उसमें हमारा स्पेस और क्वेश्चन मार्क था, अब मुझे हटाना है क्वेश्चन मार्क और ओ, ये दो चीजें हटानी है। तो क्वेश्चन मार्क और ओ हटाना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट, तब जाके हटेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि हम जिन जिन कैरेक्टर्स को हटाना है या फिर जिन जिन स्ट्रिंग्स को हटाना है, मैं उनको एक एरे में स्टोर कर दूंगा। अब जैसे मैं लिखता हूं यहां पे आई एम फाइन। अब मान लीजिए मुझे यू को बनाना है आई एंड आई को बनाना है यू। तो एक स्ट्रिंग में दो बार मैं चेक करने के लिए मैं इसको ये बना सकता हूं, आई की जगह लिखा जाए यू एंड यू की जगह लिखा जाए आई, राइट। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक ही बार में हटाना है तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट एन एरे, और अदरवाइज मैं सीधा के सीधा यहीं पे एक एरे बना सकता हूं, एरे जिसके एलिमेंट्स होंगे यू आई। ये हो गया एरे आपका रेडी। सेकेंड इनपुट में मैं बता रहा हूं कि किससे मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा फिर से एरे, उसके अंदर मैं लिखूंगा यू को मुझे रिप्लेस करना है आई से एंड आई को रिप्लेस करना है यू से। ये आपका फिर से हो गया एरे रेडी। और इस बार इनपुट दे रहा हूं मैं वेरिएबल ए। अब हम करते हैं इसको रीलोड। अब आप आंसर देखिए क्या है, हेलो हाउ आर यू, यू एम फाइन। अब ये गड़बड़ हुई है छोटी सी। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जब ये पहला जो एलिमेंट है यू, ये आई में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आई जो था वो कन्वर्ट हो गया यू में। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग बनी जब ये रिप्लेस करने के बाद, यू को आई में रिप्लेस करने के बाद, तो वो आपकी स्ट्रिंग बनी हेलो हाउ आर आई एम फाइन। फिर आई को रिप्लेस करा गया यू से, तो वो सारे के सारे बन गए हेलो हाउ आर यू, यू एम फाइन। इसके लिए आपको यहां पर रिपीट नहीं करना चाहिए, मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता हूं जीब्रा। एंड अब मैं इसको करता हूं रीलोड। तो आप देख रहे हैं कि यू की जगह आ गया जीब्रा एंड आई की जगह आ गया यू। बट मान लीजिए यहां पर मैं आई लिख देता, अब मैं इसको रीलोड करता, तो आप यहां पर भी देख रहे हैं कि ये यू बन गया, सिंगल आई भी यू बन गया। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को रिप्लेस करना है तो आप यहां पर स्पेस लगाकर इसको सेव कीजिए। अब आप इसको रीलोड करेंगे तो देख रहे हैं आई हाउ वाला आई हाउ भी पड़ा है, बट ये वाला जो था ये चेंज हो गया है। एंड यू के आगे स्पेस था नहीं, बट यहां पर स्पेस था, इसलिए चेंज जीब्रा में नहीं हुआ है। तो ये एक डिफरेंस आ गया है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट काम करता है। इसको आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा आपको समझ आ जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखें कि ये पहली बात तो केस सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में आई लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये आई का आई रह जाएगा। तो केस सेंसिटिव रिप्लेसमेंट है, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए केस का भी। दूसरी जो चीज है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको सिर्फ यू रहने देता हूं एंड यहाँ पर योर लिख देता हूं, तो ये अगर छोटा सा पार्ट है तो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे योर पूरा वर्ड नहीं था, मैंने चेंज किया था यू, योर था जबकि यहां पर, तो ये फिर भी यू का जो इतना पार्ट था ये जीब्रा बन गया, जीब्रा स्पेस, एंड आर का आर वैसा का वैसा पड़ा रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा मैच करे, तो इसके लिए आपको सही इनपुट और सही आउटपुट देना पड़ेगा कि किसको किस में रिप्लेस करना है। तो आप देख रहे हैं योर की जगह ये बन गया जेब्रार, ये आपका स्ट्रिंग रिप्लेस। अब ये चीज आपको अगर केस मैच नहीं करना है तो इसके लिए यहां पर एक फंक्शन का छोटा सा चेंज है, वो है आई, str_i रिप्लेस। आई रिप्लेस का मतलब है, अब आप देख रहे हैं यहां पर आ गया यू, मैंने यहां पर छोटा आई लिखा था फिर भी, तो ये है इग्नोरिंग केस सेंसिटिविटी, यानी केस इग्नोर करके आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है आई रिप्लेस, ये आपका केस इनसेंसिटिव, क्योंकि इसमें आप इग्नोर कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के टाइम कि केसिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आपके हुए दो फंक्शंस। और अब हम आगे बढ़ते हैं।
str shuffle की तरफ। अगर आपको स्ट्रिंग के एक सारे कैरेक्टर्स को शफल करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग शफल। शफल के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर एको करूंगा str_shuffle एंड उसके अंदर मैं स्ट्रिंग दूंगा, लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ फेसबुक एंड प्रिंट करते हैं इसको। मैंने रीलोड किया, ये देखिए इसका पूरा का पूरा जो है सारे कैरेक्टर्स शफल हो गए आपस में। यही चीज मैं अपना नाम लिख देता हूँ हर्षवर्धन एंड इसको रीलोड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये शफल हो गए। अब ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, जितनी बार मैं इसको रीलोड करूंगा, रीलोड करते ही आप देख रहे हैं कि ये हर बार चेंज हो रहा है, हर बार आपको नया आउटपुट मिल रहा है। तो ये रैंडमली शफल हो रहे हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स। लेकिन ये सिर्फ शफलिंग है, इसमें कोई नया या न्यू कैरेक्टर या फिर कुछ ऐसा कैरेक्टर डिलीट भी नहीं हुआ है, ना फिर इसमें कुछ न्यू ऐड हुआ है। जो आपने प्रोवाइड करे थे वही वही कैरेक्टर्स इसमें शफल हो रहे हैं। तो ये आपका एक और फंक्शन स्ट्रिंग शफल के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है str split। स्प्लिट फंक्शन एक अच्छा फंक्शन है, एक्सप्लोर की जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एक यूनिक फंक्शन है। फिर से हम इसको चेक करते हैं कि कैसे ये काम करता है। एक्सप्लोर में हमने हमेशा एक कैरेक्टर बताया था कि किस कैरेक्टर के हिसाब से इसको तोड़ना है, बट जो str split फंक्शन है यानी स्ट्रिंग स्प्लिट, वो किसी कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं, बल्कि वो करता है कि जो छोटे टुकड़े होंगे वो उसकी लेंथ कितनी होगी उसके बेसिस पे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना वेरिएबल लिख रहा हूं, उसमें मैं अपना नाम ही लिख रहा हूं हर्षवर्धन मालपानी। मैंने कंप्लीट नेम लिखा है एंड मैं स्पेस भी लगा देता हूं। अब हम यूज करने वाले हैं str split। अब स्प्लिट जो करता है, स्प्लिट आपको पता होगा एक्सप्लोर जैसे काम करता था। हम स्ट्रिंग इनपुट देते थे और आउटपुट में क्या आता था, आउटपुट में हमेशा आपका आता था एरे। तो इसमें भी आपका एरे आएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट आर दे रहा हूँ उस एरे को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ str अंडरस्कोर यानी स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन के लिए सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो होगा आपका स्ट्रिंग कौन सी स्प्लिट करनी है। सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा उसकी लेंथ। अगर आप लेंथ नहीं देंगे तब आप देखिए क्या होता है। मैंने इसको किया रीलोड, ये सारे के सारे एक एक कैरेक्टर में टूट गए, क्योंकि डिफॉल्ट जो लेंथ है वो है इसका 1। तो ये एग्जैक्टली एक एक कैरेक्टर में सारे टूट गए। आप देख रहे हैं कि मेरे नाम की लेंथ जो है वो 0 से 19 यानी 20 कैरेक्टर्स है पूरे। इसको मैं अगर 2 में तोड़ू, मैंने अब कॉमा लगा के एक और आर्ग्यूमेंट दे दिया 2। अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसा बन गया है। इसको आप बढ़ा दीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3। अब की बार आप देखेंगे कि ये 3-3 के पार्ट में टूट गया है एंड जो लास्ट वाला है उसके अंदर सिर्फ 2 ही है, क्योंकि आगे कुछ बचा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सीखने में बहुत आसान सा फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जिसका नाम है स्ट्रिंग का वर्ड काउंट। आप इसमें वर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स किसी एक स्ट्रिंग में हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सा यही वाला दोबारा ट्राई कर लेंगे, $a एंड एको करते हैं, एको str_word_count, स्ट्रिंग वर्ड काउंट। आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ स्पेस या फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपको अंडरस्कोर लगाना है, कहाँ कहाँ आपको नहीं लगाना है। तो कुछ फंक्शंस में आपको अंडरस्कोर है, कुछ फंक्शंस में आपको नहीं है। तो थोड़ा सा आप समझदारी से इसको याद करें तो आपको याद रहेगा। स्ट्रिंग मैं इसमें इनपुट वही दे रहा हूँ अपना $a। इसमें काफी सारे वर्ड हैं ऑलरेडी। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 7 वर्ड हो गए। 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये अंदाजा जो लगाता है, ये लगाता है अपने स्पेस के हिसाब से कि कितने स्पेसिस मैंने यूज करे हुए हैं। इसके अंदर आप एक दूसरा भी बता सकते हैं, मतलब एक और आर्ग्यूमेंट भी है इसमें जिसका नाम है कि रिटर्न टाइप आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसमें अगर 0 तो आपका डिफॉल्ट होता है। सेकंड अगर आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर ऐसे 1 लिख देते हैं तो अब की बार आपको जो रिटर्न आएगा वो एरे रिटर्न होगा। उस एरे में क्या होगा कि ये जितने स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स हैं ये सारे को सबको अलग अलग सेपरेट करके उसको एरे बना के आपको दिया जाएगा। तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो इसमें आपका आर्ग्यूमेंट है वो है कैरेक्टर। आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई इस कैरेक्टर को भी आप एक तरीके से, जब ये कैरेक्टर दिखे आपको
तब आपको अज्यूम करना है कि भाई एक वर्ड और काउंट हो गया। तो इस फंक्शन के बारे में आप और पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये सबसे सिंपल तरीका है इसको यूज करने का। स्ट्रिंग दीजिए एंड आउटपुट में पता चल जाएगा कि 7 वर्ड्स हैं। अब ये फंक्शन काम कहाँ आता है भाई, कई बार आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो उसमें होता है ना कि भाई 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखिए, तो ये अंदाजे से आपको वो वर्ड आपको बता देगा कि ये भाई अपने 1000 वर्ड लिख दिए हैं। एंड उसके हिसाब से आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना टाइम उसको पढ़ने में लगेगा एक आर्टिकल को। तो ये फीचर भी आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा, ब्लॉग्स वगैरह में या न्यूज वेबसाइट्स में भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन, इसका नाम है स्ट्रिंग कंपैरिजन यानी strcmp। strcmp सी प्लस प्लस में भी एग्जैक्टली है, अगर आप अलग से एक हेडर फाइल यूज करें तो डू नॉट बॉदर अबाउट इट। सी प्लस प्लस नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ पर PHP पढ़ा रहे हैं। तो जो मैं सिर्फ इसका आपको ओरिजिन बता रहा था कि भाई CMP उसमें भी है तो PHP में भी है कंपैरिजन के लिए। इसका सिंपल सा एक तरीका यूज करने का, इनपुट में आपको 2 स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी कि भाई मतलब कंपेयर कर रहे हो तो आपको किसी को किसी और स्ट्रिंग से कंपेयर करना पड़ेगा ना। और जिसका रिटर्न वैल्यू होगा वो आपका इंटीजर होगा। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अगर दोनों स्ट्रिंग्स एकदम सेम है तो जो रिटर्न होगा वो होगा 0, यानी अगर मैच कर गए स्ट्रिंग्स तो आपको रिटर्न होगा 0। मैच नहीं की, अब मैच नहीं की में इसके आते हैं 2 केस। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां तक पूरा का पूरा कमेंट कर रहा हूं कोड। अब मैं करूंगा इको strcmp, इसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है, 2 आपको स्ट्रिंग्स देनी पड़ेंगी। मैं देता हूं हेलो एंड दूसरी मैं देता हूं हेलो स्पेस। अब मैं करता हूं इसको प्रिंट, मैंने कर रहा रीलोड, अब की बार आंसर आया -1। यही चीज मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो यू, आंसर आया -1। यहां पर मैं देता हूं, अब की बार आप आंसर देखिए, आंसर आया +6। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग 1 और 2 का जो कंपैरिजन है ये किसी तरीके से नंबर्स को कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद इनका कंपैरिजन करता है। सेम यही चीज अगर आप ऐसे देखें, मैं हेलो लिख देता हूं और हेलो लिख देता हूं, जिसमें सिर्फ एच का जो केस है वो डिफरेंट है, तो आंसर आपका आ रहा है -1। तो इसका मतलब है कि पहले वाली स्ट्रिंग में से इतने जो कैरेक्टर्स हैं ये गड़बड़ है। तो 0 के अलावा कुछ भी अगर आंसर आए इसका मतलब है कि स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है। ये चीज अगर आप इस जो फंक्शन है, फंक्शन के नाम में आप लिख दें strcmp, तो अब की बार ये दोनों सेम मैच हो जाएंगी 0। CMP का मतलब है कि भाई इस बार केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होना चाहिए, कि अगर स्मॉलर केस या अपर केस में कुछ दिक्कत आ रही है तो उनको पहले सेम केस में कन्वर्ट करा जाए फिर उनको कंपेयर करा जाए। तो जो आपकी स्ट्रिंग कंपैरिजन है इस बार ये मैच हो गए, तो इस 0 का मतलब है कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप इसको कभी इफ में यूज करें तो हमेशा ऐसे यूज करें, इफ strcmp a एंड यहां पर लिखेंगे b, अगर 2 स्ट्रिंग आपको मैच करनी है तो आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल स्ट्रिंग्स हैं। अगर आप ये पार्ट भूल जाते हैं गलती से तो इसका मतलब है कि आपने हमेशा चेक किया है कि ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो ये छोटा सा इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई strcmp में हमेशा 0 आंसर आता है जब आपके एक्चुअल मैच होता है, एंड KCMP भी सेम ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रिप टैग्स। स्ट्रिप टैग्स, इसका मतलब है कि आप टैग्स को उड़ाने वाले हैं। किस में से उड़ाएंगे? HTML वाले कोड से। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं कुछ छोटा मोटा कोड। मैं इसको HTML कंटेंट बना रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको हम बना देते हैं इटैलिक। अब ये हो गया आपका HTML कंटेंट। अगर मैं इसको एको करूँ तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में HTML है, राइट? ये इटैलिक है और ये बोल्ड है। अब हम इसके टैग उड़ा देते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है, उसका नाम है strip underscore tags। मैं करूंगा एको strip underscore tags और इनपुट में क्या दूंगा? आपकी स्ट्रिंग जो कि HTML में है। अब मैं जब इसको करूंगा रीलोड, अब की बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इसका अगर सोर्स कोड देखूं तो ये आपका इनपुट स्ट्रिंग यानी $a। इसके बाद अगर मैं ब्रेक टैग दे दूं या फिर
अब आप देखिए, ये था आपका इनपुट और ये आया आपका आउटपुट। लाइन नंबर 2 पे आउटपुट है आपका। इससे साफ पता चल रहा है कि जो जितने टैग्स थे इस फंक्शन ने उनको उड़ा दिया है, यानी डिलीट ही कर दिया एकदम। इस फंक्शन का यही काम है, HTML कंटेंट को टेक्स्ट कंटेंट में कन्वर्ट करना। HTML के सारे टैग्स जितने भी होंगे वो उड़ा दिए जाएंगे, सिर्फ उनके अंदर का कंटेंट बचेगा। अब अगर मैं इनके अंदर बीच में स्क्रिप्ट टैग ले लूं, स्क्रिप्ट टैग, एंड मान लीजिए मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिख दूं कोड, एंड फिर से स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दूं। अब करते हैं इसको रीलोड। देख रहे हैं कि आप स्क्रिप्ट टैग डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको सिक्योरिटी में बहुत क्विकली आपको मदद करेगा अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी बनाने के लिए। अगर किसी यूजर ने कुछ भी उटपटांग कमेंट किया है आपका एंड HTML उसमें ट्राई करा है टैग को घुसाने का, तो इस टैग से आप सीधे सीधे उनको डिलीट ही कर सकते हैं, मतलब उड़ा दीजिए। पहले जो हमने फंक्शन डिस्कस कर रहे थे एंटिटीज को कन्वर्ट करने के, वो इससे थोड़े से कम सेफ है, इससे तो पूरे के पूरे डिलीट ही हो जाएंगे। हालांकि आपको मल्टीपल फंक्शंस को यूज करना पड़ सकता है किसी भी एक चीज को पर्टिकुलरली सिक्योर बनाने के लिए। अब इस केस में मैं मान लीजिए ये चीज हटा दूं, तो ये जो आपका टैग हुआ ये इनकम्प्लीट हुआ, राइट। यहां पर मैं इसका बोल्ड का स्टार्टिंग हटा दूं एंड यहां पर इटैलिक का एंडिंग हटा दूं। अब अगर मैं इसको रीलोड करूं, अब आप देख रहे हैं कि आउटपुट में कोई सा भी टैग कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब स्टार्ट करूं या नहीं करूं, अब ये चीज मैं अगर यहां रिलोड करूं तो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा इसके बाद आर के बाद इटैलिक्स में है, एंड जो उसके बाद का कंटेंट है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर चला गया है, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग अभी बंद नहीं हुआ। बट ये अगर आप सोर्स कोड देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि सारे के सारे जो टैग्स थे वो डिलीट कर दिए गए। तो ये आपका स्ट्रिप टैग फंक्शन।